हेलो दोस्तों, आज हम लोग 11th केमिस्ट्री का यूनिट 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण एवं उनके गुणधर्मों में आवर्तीता। इस चैप्टर को 11th केमिस्ट्री में इसलिए शामिल किया गया है ताकि आप अच्छे से पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी को समझ सके। तो इस चैप्टर को हम लोग दो पार्ट में बांट कर पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम लोग तत्वों के वर्गीकरण को पढ़ेंगे, जो इतिहास से लेकर वर्तमान तक जितने भी तत्वों को वर्गीकृत करने के प्रयास किए गए हैं जिन जिन वैज्ञानिकों द्वारा, उनमें से जो मुख्य प्रयास है हम लोग इस पार्ट 1 में पढ़ेंगे। और जब इनके द्वारा जो तालिका हमें प्राप्त होगा, उन तालिकाओं में से जो तत्वों के भौतिक या रासायनिक गुणों का जो पुनरावृत्ति होगा, दोहराव होगा, उनके बारे में हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ठीक है। तत्वों के वर्गीकरण में सबसे पहला प्रयास प्राउड का था। उन्होंने बताया कि हाइड्रोजन ही वह मौलिक कण है जिससे सभी तत्व मिलकर बने होते हैं, यानी सभी तत्वों के गुण हाइड्रोजन तत्व के जैसे ही मिलते हैं, जबकि वास्तविक में ऐसा नहीं होता है, यानी ये तत्वों के वर्गीकृत करने में असफल हुए। प्राउड की परिकल्पना के बाद तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए 1817 ईस्वी में डोबनेरर साहब का एंट्री हुआ। उन्होंने अपने समय तक के ज्ञात सभी तत्वों का व्यक्तिगत तौर पर अध्ययन किया और उसे वर्गीकृत करने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे डोबनेरर का त्रियक नियम या त्रिक नियम भी कहते हैं। उन्होंने अपने नियम में ये बताया कि 3 समान गुण वाले तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में यदि रखा जाए तो बीच वाले तत्वों का परमाणु भार हमेशा दोनों किनारे वाले तत्वों के परमाणु भार का औसतन होता है। जैसे दोनों किनारे वाले तत्वों का परमाणु भार लिथियम का 7 और पोटेशियम का 39 का परमाणु भार जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 46, और इसका औसत निकालने के लिए हमें 2 से डिवाइड करेंगे तो निकलेगा, हमें प्राप्त होगा 23, जो सोडियम का परमाणु भार होता है। ऐसा उन्होंने अपने त्रिक नियम में बताया, किंतु उनके समय तक ज्ञात 50 लगभग तत्वों में से केवल ये नियम 12 तत्वों पर ही लागू हो सका। इसलिए हम कह सकते हैं कि इनका रॉकेट भी फुस निकला, लेकिन इनके फुसफुसी रॉकेट से भी 48 वर्षों तक दिवाली मनती रही। ठीक है। डोबनेरर के त्रिक नियम के असफलता के बाद तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए एक नए वैज्ञानिक का एंट्री होता है, जिनका नाम था न्यूलैंड। न्यूलैंड एक अंग्रेजी रसायनज्ञ थे जो अपने समय तक के ज्ञात सभी तत्वों का व्यक्तिगत तौर पर एक एक कर तत्वों को अध्ययन किया और फिर उन्हें तालिकाबद्ध यानी वर्गीकृत करने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। उन्होंने इस नियम के आधार पर यह बताया कि यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में सजाया जाए तो प्रत्येक 8वां तत्व पहले तत्व के जैसा ही गुण प्रदर्शित करेगा। ऐसा उन्होंने अपने अष्टक नियम में बताया। जैसे संगीत का 8वां स्वर पहले स्वर के समान होता है, जैसे सा रे ग म प ध नि सा पहला तत्व है और फिर उधर से आएंगे तो ये 7वां है और फिर आएंगे तो 8वां होगा। वैसे ही इन तत्वों को उनके परमाणु भार बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में सजाएंगे तो पहला 8वां तत्व पहले तत्व के समान गुण प्रदर्शित करेगा। ऐसा उन्होंने न्यूलैंड ने अपने अष्टक नियम में बताया। लेकिन जैसे ही अक्रिय तत्वों की खोज हुई, वैसे ही न्यूलैंड का अष्टक नियम भी अक्रिय हो गया, क्योंकि इनके अनुसार प्रत्येक 8वां तत्व पहले तत्व के जैसे गुण प्रदर्शित करते थे। लेकिन जैसे ही अक्रिय तत्वों को वर्ग शून्य में रखा गया तो प्रत्येक 9वां तत्व पहले तत्व के जैसे गुण प्रदर्शित करने लगा, जो न्यूलैंड का अष्टक नियम के दोष के रूप में सामने आया। न्यूलैंड के अष्टक नियम के बाद तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए एक नए महान रशियन वैज्ञानिक का एंट्री होता है, जिनका नाम था मेंडेलीव। मेंडेलीव के समय मात्र 63 तत्वों की ही खोज हुई थी, जिन्हें वर्गीकृत करने के लिए उन्होंने एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे मेंडेलीव का आवर्त नियम कहते हैं। उस नियम में उन्होंने बताया कि तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। यहाँ पर 2 चीजें समझने वाली है, भौतिक एवं रासायनिक गुण और आवर्ती फलन। भौतिक गुण तत्व दिखने में कैसा है, उसका रंग रूप आकार क्या है और उसकी अवस्था क्या है, भौतिक गुण कहलाता है। और तत्व किसी अन्य तत्वों के साथ संयोग कर अम्ल बनाता है, क्षार बनाता है, ये कहलाता है उसका रासायनिक गुण। और जब इसे तालिका में देखेंगे, बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में आगे बढ़ेंगे तो इनके गुणों में जो आवर्तिता होता है, दोहराव होता है, उसे आवर्ती फलन कहते हैं। ठीक है।
मेंडेलीव के इस आवर्त सारणी की बात करें तो मेंडेलीव के इस आवर्त सारणी में कुल 8 वर्ग और 7 आवर्त बनाए गए थे। जो इस तरह के खड़े कलम हैं उन्हें वर्ग कहते हैं और जो इस तरह के क्षैतिज कलम बनाए गए हैं उन्हें आवर्त कहते हैं। ये आवर्त सारणी मेंडेलीव ने 1869 ईस्वी में ही बना लिया था, किंतु इसे 1872 ईस्वी में एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित किया। उसके बाद ये आवर्त सारणी चर्चा में आया, जिसके लिए उन्हें 1906 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और वे इतने महान वैज्ञानिक थे कि जिनके नाम पर एक तत्व का नाम भी रखा गया, जो है मेंडेलिवियम, यानी उसका संकेत हुआ MD। ठीक है। इस आवर्त सारणी के बनने से जो हमें फायदा हुआ वो था कि तत्वों का गुण सहित अध्ययन आसान हो गया, क्योंकि मेंडेलीव के इस आवर्त सारणी में समान गुण वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखने के कारण इनका गुण सहित अध्ययन आसान हो गया। और इस आवर्त सारणी में जो खाली स्थान छोड़े गए थे उनमें जो तत्वों की खोज होना बाकी था उनमें भी सहायता मिली, क्योंकि पहले ही भविष्यवाणी होने लगी कि यहाँ पर जो तत्व खोजे जाएंगे वो इस ग्रुप के तत्वों के गुण जैसा ही गुण प्रदर्शित करने वाले होंगे। तो ये सभी थे मेंडेलीव के आवर्त सारणी के गुण और लाभ। और इस आवर्त सारणी के दोष की बात करें तो पहले में ही आता है कि हाइड्रोजन का दोषपूर्ण स्थान। हाइड्रोजन का उचित स्थान नहीं मिला, क्योंकि ये कभी प्लस ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता था तो कभी माइनस ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता था, इसलिए इसे उचित स्थान इस आवर्त सारणी में नहीं मिला। और दूसरा था कि टेलेरियम का भार अधिक होने के कारण भी आयोडीन से पहले रखा गया इस आवर्त सारणी में, दूसरा दोष था। और तीसरा था कि समस्थानिकों को इस आवर्त सारणी में स्थान नहीं मिला। समस्थानिक और संभारिक किसे कहते हैं, इसके लिए एक वीडियो बन चुका है, इस चैनल पर उपलब्ध है, उसे आप जरूर देखें। और साथ ही अक्रिय तत्वों को भी इस आवर्त सारणी में स्थान नहीं मिला, क्योंकि उस समय अक्रिय तत्वों की खोज भी नहीं हुई थी, इसलिए इस आवर्त सारणी में मेंडेलीव द्वारा इनको स्थान भी नहीं दिया गया था। ये थे कुछ मेंडेलीव के आवर्त सारणी के दोष। मेंडेलीव के इस आवर्त सारणी के बाद आता है दीर्घ आवर्त सारणी, जो मोसले के प्रयोग के आधार पर बनाया गया है और वो लेटेस्ट आवर्त सारणी है। उसको पढ़ेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो लंबा होता जा रहा है। और ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दीर्घ आवर्त सारणी को लेकर।